जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल है। सर आप खैर हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। आमिर कैसे हो? आमिर, माज आप कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े माशाल्लाह टाइम पे आ गए हो यार। जी सर। समझ समझ आ रही है? यस सर। क्या कोशिश सीखा कर है? रहा हूँ। क्या सीखा अभी तक? सर फिलहाल तो अभी तक कोशिश ही की है, बाकी इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की। बाकी इंशाल्लाह अभी सही तरह प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है फाइनल्स के लिए भी। ऐसा करनी है? कब हो रहा है फाइनल शुरू? फ्रॉम 16 टू 27 ऑफ जून सर। अच्छा, करीब है फिर तो। यस सर। सर हमारे मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबब्ली 16 से लेके 22 तक एंड हो जाएंगे। मतलब बैक टू बैक होते हैं फॉर 4 to 5 days नॉर्मली। ट्रेंड यही रहा है इन द पास्ट। अच्छा, सही है। चलिए माशाल्लाह। चलिए आज मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ बिजनेस का। फिर बिजनेस को हम पढ़ते भी हैं, क्वेश्चन हम करते हैं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। क्यूबी क्यूबी सवाल है पिछली क्लासेस में से? कोई क्वेश्चन है भाई? सर वैसे अभी आज मूट कोर्ट की क्लोजिंग सेरेमनी थी ना, तो सारे लड़कों ने, कुछ ने उधर भी थे, अटेंड किए। और कुछ लड़के जो हैं वो घरों के निकले हुए हैं। तो आप एक दफ़ा रिमाइंडर मैसेज कर दें तीनों सीआरस को, ताकि वो अपने ग्रुप्स में मैसेज कर दें। मैंने अपना जो हमारा क्लास का ग्रुप है उसमें तो कर दिया है, पर फिर भी बेहतर है कि आप उनको भी कर दें, क्योंकि आज़ाद ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया ना। मैं कर देता हूँ। घरों को क्यों निकले हुए हैं स्टूडेंट्स? सर मोस्ट प्रोबेबली आज आखिरी ही क्लास थी, तो शायद अगले हफ्ते एक दो क्लासें ही होंगी। तो वो लड़के कह रहे थे कि ईद के लिए जाना है ना। अच्छा, इसका मतलब है कि आज की हमारी तकरीबन समझो आखिरी क्लास है। यस ऐसे सर। है? यस सर। अच्छा, हाँ, ठीक है। चलो फिर तो इसका मतलब ये है कि हमें कम पढ़ने की जरूरत है और थोड़ा सा मुझे और कुछ बढ़ाने की जरूरत है कि बिजनेस को। चलो, एक मिनट जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मोहतरम, आप आ गए हैं? जी सर, माजरत सर, वो छोटा सा काम एक पड़ गया तो उस पर मैं जल्दी लग गया था। मैंने कहा ज्वाइन करके आप तो गायब हो गए हैं। नहीं नहीं सर, वो छोटा सा एक काम था बस घर का, वो कर रहा था, उससे फारिग हो गया अलहमदुलिल्लाह। काम डाल रहे थे? जी सर। मैंने कहा काम डाल रहे थे, काम कर रहे थे? नहीं सर, ये बस ये हमारे घर के साथ वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहे, तो वहाँ जो चौकीदार था उसे कोई बर्फ़ वगैरह चाहिए थी, तो वो दे रहा था उस। अच्छा, तुम तो नेक आदमी हो यार। जी सर। चले, आज आपके साथ मैंने दो कुछ चीजें पढ़नी है। देखें, चीजें तो देर आर हेल ऑफ थिंग्स कि मेरा दिल करता था कि मैं बढ़ाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं ख्याल कि हमने क्लासेस को कोई कहीं ज़ाया किया है या टाइम को ज़ाया किया है। कहीं इधर उधर होगी होगी कोई थोड़ी बहुत क्लासें। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैं ये अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूंगा। आपके पास बड़े सारे टीचर्स आते हैं, आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है कि कौन क्या बढ़ा रहा है, कौन क्या नहीं बढ़ा रहा। ठीक है, मेरा हरगिज ऑब्जेक्टिव कोई ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ से बहुत पैसे कमाने या कुछ भी। मेरा तो टू बी ऑनेस्ट, अभी एड का चेक लेने वाला अभी पड़ा हुआ है। आप कहेंगे बन ऐसे फेंक रहे हैं, अभी तक चेक मैंने कलेक्ट नहीं किया उनसे जाके। तो मैं चाहता था कि सब सीखें, कोशिश यही थी और है भी। ठीक है, तो अगर कहीं कमी कुछ रह गई हो तो भाई माफी दीजिएगा। ठीक है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर ईद के बाद पेपर होने हैं तो फिर यही आखिरी क्लास है। ऐसे ही है आमिर? जी सर। ईद के बाद अगर पेपर हैं तो फिर आखिरी क्लास ही होगी ये वाली।
जी बाकी सर, मेरे ख्याल में भी अगला ये, वीक है क्योंकि ना, सर ये बाकी भी। सर अगला वीक भी तो है ना, जो सर 28 तारीख जी को है। सर। जी सर, वो बेसिकली मेरे ख्याल में ऐसा हो रहा है कि ये तमाम मतलब जितने भी ये उस्ताद है वो भी अपने कोर्सेज कंप्लीट ही कर रहे हैं, तो ये मैं इस पे श्योरिटी नहीं है कि अगला वीक ऑन होगा नहीं होगा, ये मैं मतलब सीआर से पूछ लेता हूँ सर। अच्छा, नहीं वो हो भी तो इतनी चीजें हैं करने को। देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि बाकी टीचर जो कि दो चार लफ्ज, आपको तो नहीं पता होता कि सब्जेक्ट में क्या है, टीचर दो चार कंसेप्ट इंपॉर्टेंट बढ़ाए चला गया। मेरी तो नज़र में मैं एक अकेला इनकम टैक्स का कानून बढ़ाऊँ तो मैं आपको साल सवा साल बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और फुल ब्रीकी से बढ़ाऊँ तो ये 1.5 साल भी पढ़ सकते हैं अगर आपको एक्सपर्ट बनाना हो इस एरिया का, ठीक है। तो खैर, डिपेंडिंग ऑन टाइम हम फिर बिजनेस के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसी को मेरी कोशिश है कि हम कंक्लूड कर लें, ठीक है। जी सर, बिल्कुल। सर, दो लफ्ज मैं आपको बढ़ाना पसंद करूंगा। एक है जी इनकम स्टेटमेंट, या इसको प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों ही एक ही चीज के नाम है। और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इसको बैलेंस शीट भी बोलते हैं, ठीक है। इन दो चीजों के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। जब हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो टैक्स देते हैं, किसी को पता है, बल्कि अगर आप अलाउ करें तो मैं थोड़ी सी आपके साथ एक जेनेरिक डिस्कशन कर लूं बिजनेस के बारे में। हम किसी भी जी सर, बिल्कुल। अदारे को डिस्कस करते हैं। कोई भी अदारा हो, सबसे पहले किसी भी अदारे की जो इम्पोर्टेंट होती है वो सेल्स होती है। ये सेल्स से मुराद ये है कि पैसे, वो पैसे कैसे आ सकते हैं किसी भी अदारे को? गुड्स को सेल करके। वो अदारा अगर गुड्स को बनाता है तो हम कहते हैं वो मैन्युफैक्चरर है। अगर वो बनी बनाई चीजों को लेके बेचता है तो हम कहते हैं ट्रेडर है। अगर वो सर्विस देता है तो हम कहते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो किसी भी अदारे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्स। और आपको ये बताता चलूं कि कंपनी के लिए, फॉर कंपनी, आप कह लें कि इन ऑल केसेस, या आप कह लीजिए कि ये एक मैंडेटरी टैक्स है जो सेल के ऊपर लगता है। मैं सिर्फ कंपनी के लिए बोल रहा हूँ। सेल्स का 1.25% आपने टैक्स देना ही देना होता है। ये एक टैक्स है। यानी कि कोई बंदा कहे कि ये सेल्स टैक्स की बात नहीं हो रही, वो या स्टडिंग इनकम टैक्स, तो हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स सेल्स की एक परसेंटेज के तौर पे भी आपसे लिया जाता है। उसको हम टर्नओवर टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्नओवर टैक्स। क्या बोलते हैं सर? टर्नओवर टैक्स बोलते हैं। यानी कि अगर सेल्स की बेस पे लिए जाने टैक्स को टर्नओवर टैक्स कहते हैं, और इसकी परसेंटेज है 1.25%। इसमें और भी परसेंटेज है, मैं जेनेरिक परसेंटेज बता रहा हूँ जो होती है, वरना कुछ खास कंपनियों के लिए खास परसेंटेज भी है, वो फिर लंबा हो जाएगा। तो यानी कि किसी भी इदारे के लिए सेल्स अहम होती हैं, तो सेल्स टैक्स के अलावा इनकम टैक्स भी एप्लीकेबल होता है सेल्स की बेस पर। क्या मतलब है? मतलब ये है कि सेल्स अगर फर्ज करें 100 रुपए की हैं, सिर्फ समझाने के लिए, तो आपके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, जो कि इनकम टैक्स लगेगा, जो सेल्स का 1.25% होगा। यानी कि इतना इनकम टैक्स कंपनी को देना ही देना है। यानी कि उसका ताल्लुक नहीं है कि कितने एक्सपेंसेस हैं आपको। सर बस यही होता है? नहीं 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 सर, आपकी सेल्स में से हम खर्च को निकालते हैं। निकालने में फर्क करें कि हम कहते हैं लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव। जब एक्सपेंसिव की बात करें तो उसमें फर्ज करें कि अगर मैं चीजों को, मैं वकील हूँ, मैं लोगों से फीसें लेता हूँ, तो अब मेरे खर्चे क्या होंगे? मेरे ऑफिस का रेंट होगा, मेरे एसोसिएट्स होंगे, बिजली का बिल होगा, ठीक है, इंटरनेट का बिल होगा, वहां पे प्रिंटर शिंटर में रखा हुआ है तो प्रिंटर शिंटर की मेंटेनेंस होगी। वहां पे आप कह लीजिए कि मैं वो करता हूँ, यू कैन से कि प्रिंटिंग करता हूँ तो पेजेस आते हैं, उसकी कॉस्ट होगी। अगर फर्ज कीजिए कि मेरा जो काम है वो मैन्युफैक्चरिंग है, चीजों को बना के बेचना, तो मैं चीजें बेच तो रहा हूँ, लेकिन पहले बनाने के लिए रॉ मटेरियल लिया होगा,
लेबर लगाई होगी, कारखाना चलता है वहां पे आपका प्लांट एंड मशीनरी चलती है, उसकी डेप्रिसिएशन होती होगी, ठीक है, वहां का बिजली का बिल आता होगा, वहां पे सुपरवाइजर होगा, ठीक है, पीछे लोग बेचने के लिए सेल्स का स्टाफ होगा। तो यानी कि हर बिजनेस के खर्चे होते हैं, यानी कि फिर इनकम में से खर्चों को निकाला जाता है। तो फर्ज कीजिए मैं लिख रहा हूँ रेंट है, सैलरी है, फर्ज कीजिए कि आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ किस्म के खर्चे हैं, मैं सर आपको टोटल पे दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये किस किस्म के खर्चे होते हैं, सिर्फ दिखा सकता हूँ, इतना टाइम नहीं है कि हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ सकें, हमारे टाइम की किल्लत है, आपकी स्टडी की रिक्वायरमेंट जितनी है हमें उतना ही चलना है। यू कैन लुक एट दिस कि अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें सर, तो यहाँ पे 2022 को खोल लेते हैं। ये देखिएगा मेरे दोस्तों, लुक एट दिस बिजनेस, ये इस तरह से ना सबसे पहले किसी भी इसको सेल्स रेवेन्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो इनकम होती है, फिर आपके परचेज का खर्चा, सैलरीज का, fuel का, पावर का, गैस का, स्टोर सैलरीज का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, जो बच गया अदर इंडायरेक्ट डेप्रिसिएशन, इस तरह से फिर हम चलते हैं। मैनेजमेंट पे रेंट है, सैलरीज है, कम्युनिकेशन है, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, प्रोफेशनल चार्जेस है, इंश्योरेंस है, एडवर्टीजमेंट है, ब्रोकरेज कमीशन है, इस तरह से खर्चे होते हैं। हमारी इनकम में से सबसे पहले खर्चों को निकाला जाता है। खर्चों को निकालने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों होता क्या है कि हमारा हर खर्चे को जब हम पे करते हैं, तो हर खर्चे के लिए फर्ज कीजिए कि ये मैंने 20 रुपए दिए, तो टैक्स का कानून कहता है कि जब आप एक पेमेंट करेंगे तो आपने उसके ऊपर टैक्स विदहोल्ड करना है। अगर विदहोल्डिंग एजेंट आप हैं तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो हर चीज के लिए विदहोल्डिंग एजेंट के सेक्शन है, जैसे रेंट के लिए 155 है, सैलरी के लिए 149 है। तो अभी हम बारीकी में नहीं जाते, हम कहते हैं कि हर जो भी पेमेंट की जाएगी उसके लिए खर्चे लाजमी तौर पे आपके जो होंगे उन पे टैक्स काटा जाएगा, जिसको हम कहेंगे एवरी एक्सपेंस इज सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग। हर जो खर्चा है उसके ऊपर लाजमी तौर पे विदहोल्डिंग करनी होगी, किसी खर्चा हो। नंबर टू, हर खर्चे को आपने लाजमन पेमेंट करनी है वाया वाया बैंक। कभी भी आप खर्चों को कैश में पे नहीं कर सकते। कुछ खर्चे हैं, जैसे टैक्स की पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं, जैसे आप यू कैन से कि ये जो कैरिज जो होता है इसको वो पे कर सकते हैं कैश में, यूटिलिटीज को कैश में पे कर सकते हैं। तो इस तरह से चंद खर्चे हैं जो आप कैश में पे कर सकते हैं। 32,000 रुपए तक की सैलरी हो तो कैश में पे कर सकते हैं। तो यानी कि अदरवाइज आपको पेमेंट बैंक के जरिए करनी होगी। उसके बाद आपके पास रिकॉर्ड्स हों, जी मैंने सैलरी पे किया, किसको पे किया, ये जी 10 लोग हैं, ये उनका सीएनएच नंबर है, ये नाम है, ये उनका एड्रेस है, इतनी अमाउंट पे किया, फलां मैंने सैलरी पे किया। हर एक्सपेंस के लिए आपके पास ये 3 किस्म की रिक्वायरमेंट पूरी करना जरूरी है, ठीक है। 3 किस्म की रिक्वायरमेंट पूरी करना लाजमन है, ठीक है। अब मैं आपको एक वैसे बता रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन बना सकता हूँ, एमसीक्यू भी बना सकता हूँ, वैसे शॉर्ट बना सकता हूँ। हर एक्सपेंस के लिए लॉ ने कौन से नेसेसरी रिक्वायरमेंट आउटलाइन की हैं वो बताएं। मैं ये कह सकता हूँ कि एमसीक्यू बना दूं, मैं कहूँ कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसके साथ चौथी एक और कोई गलत डाल दूं। तो भाई ये कंसेप्चुअल, मैं अगेन कह रहा हूँ पेपर तो हम कंसेप्चुअल लेंगे, तो आपने इस तरह से देखना होगा। फिर जब आप सारे खर्चों में से, इनकम में से सारे खर्चे निकाल देते हैं, तो आपका आंसर आता है, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट की बेस पे अगर हम कंपनी की बात करें तो प्रॉफिट का 29% टैक्स देना होता है। अब सर पहले तो आपने कहा था कि ये बनेगा 1.25%, क्या दोनों देने होंगे, नहीं। अब दोनों में से जो हायर ऑफ होगा इसमें से और इसमें से वो देना होगा। एक और भी टैक्स है, मैं अभी उलझाना नहीं चाह रहा, बस जितना समझा रहा हूँ उतना ही समझ लीजिएगा। सेल्स का 1.25% या फिर प्रॉफिट का कितने परसेंट, 29%, विच एवर इज हायर। 1.25% ऑफ सेल्स और 29% ऑफ प्रॉफिट, विच एवर इज हायर। क्या मेरे साथ इत्तेफाक है, ये बात समझ आ रही है आपको इसकी और इसकी।
तो एक ऐसा अकाउंट्स कारोबार में एक अकाउंटेंट होता है जो इस चीज का हिसाब किताब रखता है कि कितनी सेल हुई, कितने खर्चे हुए। खुद एक खाता बनाता है, उसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट और लॉस। ये कैसा होता है मैं आपको दिखाता भी हूँ। क्या आपको इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट और लॉस की समझ आ गई है कि नहीं आई, मुझे बताइए सारे लोग जी सर। बताइएगा जी। इनके अलावा सर बाकी लोग प्लीज भी अगर बताएं repeat कर दें। भाई। एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा वो कहने के बुक जिसके अंदर सारे इनकम और सारे खर्चों की डिटेल होती है, उसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं और इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी कहते हैं। एमसीबी बैंक की आपको एनुअल स्टेटमेंट दिखाता हूँ, सॉरी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ। एक मिनट दीजिएगा। लॉज सर, यहाँ पे आप देखिएगा कि जो होती है इनकम स्टेटमेंट होती है, कैसी होती है उसकी शक्ल दिखाने लगा हूं आपको। अच्छा, बल्कि नहीं, ये बैंक की है तो आप परेशान हो जाएंगे। नहीं, मैं और दिखाता हूँ, गनी गलास की दिखाता हूँ। ये बल्कि बैंक वाले आप देखेंगे तो आप परेशान ना हो जाएं कि यार ये पता नहीं क्या दिखा दिया इसने। अच्छा जी। ऑडिटर्स रिपोर्ट टू मेंबर्स, पेज नंबर 40 कह रहे हैं। ये लें सर, ऐसे होती है। सबसे पहले सेल लिखी होती है, फिर लिखा था कॉस्ट ऑफ सेल, उसके ऊपर हेडिंग देखें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये फिर अगर हम सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को निकाल दें तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। फिर जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, इम्पेयरमेंट ऑफ लॉस, फिर अदर इनकम को ऐड करके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, फाइनेंस कॉस्ट करा के ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आता है, फाइनल टैक्स आपका क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आता है, टैक्सेशन क्या आती है। ये जो स्टेटमेंट होती है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। जब भी आप किसी बिजनेस की रिटर्न फाइल करनी होगी, ये लाजमी तौर पे हम उसको कहेंगे कि हमें प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट दें। ये सिर्फ इतनी नहीं है, एक साल लिखा हुआ नोट नंबर 25, 26, 27, 28, 12/3, 12/2,
ये क्या बला है सर? अगर हम इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे ये नोट शुरू हो जाएंगे, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये नोट्स, तो ये जो है ये पहले बताएंगे कि इसका लीगल स्टेटस क्या है गनी ग्लास का। ये बताएंगे कि गनी ग्लास वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान इन 1992 एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अब ये कंपनीज एक्ट है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि पहला जो नोट होता है किसी भी अकाउंट्स का, जो कि आपके अकाउंट्स होते हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इसका ऑडिट करता है, और उसको बनाने वाला भी कोई अकाउंटेंट ही होता है। कानूनी तौर पे अकाउंट्स को बनाना किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो उसमें सबसे पहला जो नोट होता है उसमें कंपनी के बारे में लिखा होता है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, इसके बाकी प्लांट कहाँ पे हैं, इनका मार्केटिंग ऑफिस कहाँ पे है। देखो मार्केटिंग ऑफिस कराची में है, हेड ऑफिस लाहौर में है, प्लांट 1 हरीपुर में है, प्लांट 2 कराची में लांडी में है, प्लांट 3 शेखुपुरा में है, गुजरांवाला में। फिर दूसरे नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस बताता है कि ये कौन से कवानीन को फॉलो करते हैं, या कौन किन कवानीन को फॉलो करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो आपके अकाउंट्स हैं, यहाँ से हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होती है। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट किसी भी कंपनी के इनकम और उसके एक्सपेंसेस की हमें डिटेल्स देती है। तो क्या आपको इनकम स्टेटमेंट का पता चल गया है? इसको प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, दोनों इसके नाम है जी। जी सर, बिल्कुल समझ आ गया सर। मतलब इन नटशेल हम ये कह सकते हैं जो इनकम स्टेटमेंट होते हैं वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन डिक्लेयर करता है, ऐसा ही सर? नहीं 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 नहीं, इसको हम कहते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को शो करता है। पोजीशन पे भी दोबारा अच्छा आएंगे। कंपनी अच्छा की ठीक है, दोबारा आएंगे। परफॉर्मेंस को, सर कंपनी सर परफॉर्म कैसे करें। ठीक हो गया, कंपनी की परफॉर्मेंस। ओके सर। सर लाइबिलिटीज वगैरह कंपनी की शो करता है, ये कर लेंगे तो मतलब किसी तरह हम जी ऑडिटर सर्टिफिकेट का नाम सुनते हैं। क्या फरमा रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि ये कंपनी की लाइबिलिटीज वगैरह भी शो करता है, जिस तरह के मतलब हम ऑडिटर सर्टिफिकेट वगैरह और का नहीं नाम नहीं भी सुनते नहीं नहीं, अभी सबर, थोड़ा सा सबर। फिर हम एक दूसरी की बात करते हैं, उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है ये बताता है कंपनी के एसेट्स के बारे में, कंपनीज के करंट नॉन करंट एसेट्स के बारे में। मतलब एसेट्स के आगे दो किस्म की एसेट्स होते हैं, नॉन करंट क्या है, करंट एसेट्स क्या है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बारे में, इक्विटी में आपका शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व कितने हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है, करंट लायबिलिटीज कितनी है। इफेक्टिवली इसके ऊपर एक हेडिंग होनी चाहिए, ये वाली हेडिंग यहाँ भी, कि लायबिलिटीज की यहाँ पे। तो लायबिलिटीज के आगे नॉन करंट करंट कितनी है, ठीक है। और इसकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नीचे यहाँ पे इक्विटी की हेडिंग भी होनी चाहिए, शेयर कैपिटल से थोड़ा ऊपर करके। तो बेसिकली आप एसेट्स, आपकी लायबिलिटीज ये होती हैं बैलेंस शीट के अंदर। और इसको हम कहते हैं, जो बैलेंस शीट होती है ये किसी भी अदारे की पोजीशन के बारे में बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। जी सर, अब समझ आ बताइए, गया। पक्का? बाकी लोगों को भी समझ आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई सर। हैं। यस सर। तो कोई बंदा आपसे पूछे कि यार इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में क्या फर्क होता है, या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या फर्क होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? सर मतलब इनकम स्टेटमेंट में कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ मतलब उनकी कितनी प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो इस हवाले से है। जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एज अ होल है इन टर्म्स ऑफ इट्स एसेट्स और लायबिलिटीज, वो फिर हमें बैलेंस शीट से ही पता चलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट शाबाश बताएगा सर। शाबाश, बिल्कुल एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी वेल सेड। तो आपको कभी भी अपना रिटर्न बनाना हो तो आपको दो स्टेटमेंटें चाहिए होती हैं, कौन कौन सी भाई? इनकम कौन स्टेटमेंट सी? और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सर। शाबाश, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट। शाबाश शाबाश। तो ये दो चीजें चाहिए होंगी। इनकम स्टेटमेंट का भी आपको पता चल गया। अब आपको मैंने ये दिखाई दो कंपनीज की एक्चुअली में। अभी मैं आपको कुछ छोटे मोटे और दिखाता हूँ, ठीक है। वो इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा इल्म होना चाहिए कि ये चीजें कैसी होती हैं, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये ऐसा है कि कल को लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं
तो आपको पता हो कि यार ये मैं पूछ ही लूँ कि ये इनकम स्टेटमेंट है क्या है, ठीक है? फर्ज करो ये देखो, अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं मिसाल के तौर पे नहीं ये नहीं, चलो ये देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं ये चीजें मैं आपको अलग-अलग लिख के दे दूं ऐसे, सेल दे दूं, कॉस्ट ऑफ सेल दे दूं, उसके अलावा एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस दे दूं, फाइनेंशियल चार्जेस दे दूं, अदर इनकम दे दूं, और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के दीजिए, तो क्या आप निकाल सकते हैं? इससे ये हल हुआ हुआ है, ये हल हुआ हुआ कि इतनी सेल है, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस किया जाता है। आप भले ग्रॉस प्रॉफिट ना भी निकाले, मैं आप सस्पेक्ट नहीं करता, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस को निकालना है, प्लान एक्सपेंसेस को निकालना है, इनकम ऐड करना है, ये अदर इनकम है, ये सेल्स इनकम है। दो तरह की इनकम होती है, और एंड पे जो आंसर आता है ये वो आता है जिस निकलेगा। क्या ये आपको बात समझ आती है? बिल्कुल ऐसे ऊपर से चली जाती है कि आपने क्या कहा है? मेरे साथ बात करेंगे तो आपको नहीं समझ सर, आएगा। जी सर ये समझ आ गया सर। और सर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बेसिकली ये नेट प्रॉफिट होता है? ये अभी समय नेट नहीं है, ये बिफोर टैक्स है, फिर से टैक्स निकलेगा, फिर वो नेट प्रॉफिट बचेगा, अच्छा, उसको नेट वो प्रॉफिट टैक्स आफ्टर के टैक्स बाद भी ही कहते मतलब हैं। नेट अब इसमें से प्रॉफिट टैक्स आफ्टर निकाला टैक्स। जाएगा, वो कैसे निकलना है अभी उसके ऊपर तो हम अभी पहुंचे ही नहीं है, उसके ऊपर बड़ी साइंसें हैं। आप समझे कि बिजनेस को सिर्फ समझना हो ना, तो कराची के एक साहब हैं, मैं मतलब उनका नाम कोट नहीं करता, उन्होंने आपकी इस टैक्स की बुक उठा के ना उसने 1.5 साल का एक कोर्स बना दिया, और हर वो 3 माह का उन्होंने एक सेमेस्टर बनाया, और वो समझो कि हर सेमेस्टर की फीस 50,000 रुपए रखी। तो ये तो बिजनेस, उसके ऊपर उन्होंने बिजनेस के ऊपर एक वो बना दिया जी, एक ये सब्जेक्ट बिजनेस का होगा कि बिजनेस इनकम को कैसे डील करना है। बात समझ रहे हैं? जी सर। तो ये इनकम स्टेटमेंट कभी निकालनी हो तो निकाल सकते हो आप लोग। नहीं सर। जी सर। तो भाई इसमें क्या मसला है, क्या बताओ कि सर इस चीज में मसला है? या तो कहो जी टैक्स पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना, तो फिर तो अलग बात है। हाँ, तो इसको अगर आगे फ्यूचर में परसू नहीं करना चाहते अलग बात है, लेकिन ये चीजें हैं इसी तरह ही हैं। सर इसमें ये इशू है कि इसमें जो मतलब रेशियोज है कॉस्ट ऑफ सेल या ग्रॉस प्रॉफिट की, वो कितने निकालने हैं वो हमें मालूम नहीं है। तो ये आपको आपको नहीं, आपने रेशो क्यों निकालनी है? आपको अमाउंट दी जाएगी ना, ये जी इतना ये खर्चा हुआ है। मैं आपको बता, मैं कहता हूँ मैं एज अ वकील मैं आपको अपना स्टेट देता हूँ जी, मैंने 4 लाख रुपए फीस ली, मैंने इतने प्रिंटिंग के लगाए, इतने मैंने रेंट के लगाए, इतने मैंने एसोसिएट को दिए, मुझे बताएं कि इस असाइनमेंट से मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप ये नहीं निकाल सकते? सर एक एग्जांपल दीजिएगा, इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जी मिस्टर आमिर, यस सर। जिसका लॉस अकाउंट बनाना हो तो कैसे बनेगा? जी सर, इसमें सबसे पहले सर हमने ये अमाउंट ऊपर लिखना है सर, ये 40,000, ये 4 लाख सर। उसके नीचे सर ये एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ये सर उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सर फिर नीचे जो अमाउंट होगा वो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा सर, जहाँ तक मुझे समझ आई सर।
जी सर, बिल्कुल ऐसे। आपने यही बताया आपने, या मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ? जी सर, ये मतलब ऊपर 4 लाख जो है वो ऊपर आएगा, और ये नीचे बाकी जो तीनों चीजें ये उससे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा सर। मैं कहता हूँ टैक्स का रेट 10% है, तो आप क्या करोगे? सर अगर टैक्स का रेट 10% है सर, तो मतलब ये 258,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 सर, वो जो फिर आ जाएगा वो फिर टैक्स अमाउंट हो जाएगा सर। तो नेट अमाउंट आफ्टर टैक्स कितनी आ जाएगी? सर नेट अमाउंट आफ्टर टैक्स आ जाएगी सर 258,000 माइनस 25,800, जो इन दोनों के बीच में जो आ जाए। ये तो ऐसे हल्का सा, मैं कोई कम्प्लेक्स तो कभी देना भी नहीं चाहूंगा कि आप वो कर ही नहीं सकते, तो ये चीज सर है। सर इसमें हमने ऊपर पढ़ा था कि जो टैक्स हायर आएगा, मतलब अगर सेल पे हायर टैक्स आएगा तो भाई वो मैंने हम कंपनी की बात की थी, भाई वो मैंने कंपनी की बात की थी। और सर ये टैक्स रेट जो है ये तो लाइक मेंशन्ड होगा ना? जी जारी बात है, बिल्कुल वो, वरना तो आप अभी इतने कानूनदान कहाँ हो गए हैं कि आप ढूंढ सकें, या आपको मैं टेबल बना के दे दूं आप उसमें से निकाल सकें। वो पिछली दफा मैंने देख लिया था कि आप लोगों ने क्या किया है। ये तो मैं खुद से बताऊंगा कितना टैक्स है। जी, ये समझ आई है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं, इस चीज यस को, इसका सर। नाम क्या है? इसका नाम क्या होता सर है? ये सर इनकम स्टेटमेंट। शाबाश, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट का आपका आपके साथ भी ताल्लुक नहीं है उस तरह से? अच्छा जी, क्लियर हुआ? यस सर। यार दिल तो मेरा बड़ा करता है मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊं, लेकिन क्या करें। चलो, इतना इनकम स्टेटमेंट वगैरह के बारे में इतना कुछ समझ लो, ठीक है। फिर मैं आपको थोड़ा सा उसका बताता हूँ, कैपिटल गेन। वजह ये कि इनकम जो इट्स बिजनेस है ना, ये अपनी जात में एक समंदर है, ठीक है। इसका एक डेप्रिसिएशन हम पढ़ने लग जाएं, अमोर्टाइजेशन पढ़ने चले जाएं, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ने लग जाएं, तो इसके ऊपर मैं इतना आपको बता सकता हूँ, क्योंकि वजह यह है कि मैं अगला हेड भी थोड़ा बहुत करना चाहता हूँ जो कैपिटल गेन का है, इफ यू अलाउ। इसमें बस ये आपको आना चाहिए, ये जी इनकम में से सारे खर्चे निकाले जाते हैं, बिफोर टैक्स आ जाता है, उसमें से फिर टैक्स निकाला जाता है, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ये तो ठीक है ना? इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, डन। जी सर। अब मैं थोड़ा सा आपको कैपिटल गेन का बढ़ा देता हूँ। जी सर जरूर। आप लोगों ने एकदम से मुझे बता दिया कि जी क्लासेस तो खत्म हो रही हैं। अच्छा जी, सर कैपिटल गेन, मैं ये बताऊं आपको कि आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका कैमरा, आपकी जमीन, आपकी गाड़ी, आपके शेयर्स, आपके पास जो कुछ भी है वो क्या कहलाता है? एसेट्स। क्या कहलाता है? एसेट्स, ठीक है। अगर किसी एसेट को लेके बेच दें तो उसके ऊपर प्रॉफिट आ जाए तो उसको हम कहते हैं गेन। उसको क्या कहते हैं? गेन। यानी गेन सर। कि एसेट को लेके बेचकर प्रॉफिट जो कमाया जाता है उसको कहते हैं कैपिटल गेन। लेकिन क्या हर चीज, मैं सर जमीन लेके बेचूं तो वो भी गेन है, मैं गाड़ियों का बिजनेस करूं तो वो भी गेन है? नहीं 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 नहीं, बिजनेस और गेन में हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस और गेन को अगर हम पढ़ना चाहें, ठीक है, बिजनेस और गेन में फर्क क्या होता है? बिजनेस है आपका कोई भी काम नॉर्मली आप रेगुलर करें और प्रॉफिट मेकिंग के लिए करें, तो ये क्या है? आपका बिजनेस है। लेकिन जो आपका कैपिटल गेन है, क्या है? कैपिटल गेन है, ये ऐसा नहीं है। अगर रेगुलर एक्टिविटी एक आप कैपिटल, कोई भी एसेट रेगुलर जमीनें लेके बेचना शुरू कर दें तो ये बिजनेस बन जाएगा, कैपिटल गेन नहीं बनेगा। कैपिटल गेन तो ये होता है कि आप कोई चीज लेते हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं लेते। आपने गाड़ी ली, अपने इस्तेमाल के लिए ली, और आप वही गाड़ी प्रॉफिट के लिए लेंगे, इरेगुलर हो रेगुलर ना भी हो, ये प्रॉफिट मेकिंग हो फिर भी बिजनेस है।
लेकिन आप चीज लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बाद में बेचते हैं, महंगी बिक जाती है तो प्रॉफिट हो जाता है, तो कैपिटल गेन कहलाता है। अगर लॉस हो जाता है तो कैपिटल लॉस कहलाता है। तो अभी सबसे पहले हमें की एसेट की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। वो भी सिर्फ एसेट नहीं, वर्ड है गेन, तो हमें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। किसकी? कैपिटल एसेट की। यानी कि बिफोर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कैपिटल गेन, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल एसेट। और कैपिटल गेन कौन सा होगा? A gain arising from the sale of capital asset is called capital gain. You got my point? सर रिपीट कर सकते हैं ये जो आपने अभी बोला? Gain arising from the sale of capital assets is called capital gain. जी सर। हर चीज गेन नहीं होता, कैपिटल एसेट्स को बेच के कमाया जाने वाला गेन ही, प्रॉफिट ही कैपिटल गेन कहलाता है। जी हम कहेंगे, फर्ज करें मैं लैपटॉप बेचता हूं तो मैं कहूंगा ये गेन है, गेन फ्रॉम लैपटॉप। गाड़ी बेचता हूँ, गाड़ी से आने वाला गेन मैं कहता हूँ गेन, ये गेन फ्रॉम गाड़ी है। तो कैपिटल गेन कौन सा होगा? जो कैपिटल एसेट्स को बेच के आएगा। क्या कहते हैं? बिल्कुल सर। कैपिटल गेन इज अ गेन विच अराइजेस फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। रिपीट करें जी आमिर साहब। जी सर, कैपिटल गेन is the gain that arises from the sale of a capital asset. शाबाश। तो गेन किसको कहते हैं सादा लफ्जों में? सर सादा लफ्जों में जो भी हमें बेनिफिट मिल जाते हैं, जो ज्यादा अमाउंट मिल जाते हैं कैपिटल एसेट बेच के। शाबाश। 100 रुपए का प्लॉट लिया, 150 रुपए का बेच दिया, जो 50 रुपए है, ये क्या है? ये गेन है सर। शाबाश। वो बस एक केस था, वो मेरे जेहन में आया, वो फीस तो मैंने डिस्कस कर ली, लेकिन अभी वो याद नहीं आई कि फीस एग्जैक्टली बनती कितनी है, तो मैंने कहा चलो उसको चेक करूं। अच्छा, जी जी अब सर। सर एसेट को पढ़ते हैं। कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स यानी वो चीजें हैं जिनको बेच के गेन आएगा तो कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन कहलाएगा। एम आई राइट? बिल्कुल सर। व्हाट इज कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट मींस, उसका मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किस्म की प्रॉपर्टी, किधर किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ पर्सन, जो किसी पर्सन के पास, पर्सन में इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, सारे लोग कवर्ड है। उसका ख्वाह बिजनेस के साथ ताल्लुक हो या बिजनेस के साथ ताल्लुक ना हो, लेकिन ये चीजें शामिल नहीं है। यानी कि हर चीज कैपिटल एसेट होगी सिवाय इन चीजों के। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर। बिल्कुल सर। यानी कि मैं फिर दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे 37(5) में किसकी डेफिनेशन दी गई है? कैपिटल एसेट्स। एसेट्स की। कैपिटल वो कहता है एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब लैंड नहीं है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एवरी एसेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, गाड़ी, जो कुछ भी हो, एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज कैपिटल एसेट एक्सेप्ट। एम आई राइट? यस सर। बिल्कुल सर, लॉ में यही लिखा है। नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड। चीज है वो चीजें जो आप लेके खरीदते हैं बेचने के लिए, वो कैपिटल एसेट नहीं है। क्यों सर, वो क्यों नहीं है? उसके ऊपर तो गेन होगा। सर उसने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से निकाल दिया, तो इसके ऊपर गेन आएगा, वो कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। सर बताइएगा, बात समझ आई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नंबर 2
हर वो एसेट जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, इसको हम कहते हैं डेप्रिशिएबल एसेट्स। सर कभी आपने फोन लिया हो, जैसे मैंने अभी फोन लिया तो मैं दोस्त कहता है यार, दोस्त भाई मेरा कहता है भाईजान ये मतलब फोन हमने 560 का लिया, दोनों ने 560 का, तो अभी ये 520 का हो गया है। तो मैंने कहा फिर, कहता है यार वो 40,000 रुपया कीमत कम हो गई। तो वो जो कीमत कम हुई उसको हम कहते हैं डेप्रिशिएबल एसेट्स। क्या कहते हैं? डेप्रिशिएबल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स की बात नहीं हो रही, वो एसेट्स जो बिजनेस के एसेट्स होते हैं। डेप्रिसिएशन का वर्ड ही बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। अगर कोई एसेट डेप्रिसिएबल एसेट हो, उसके ऊपर कोई भी गेन आए या लॉस आए, वो भी बिजनेस की हेडिंग में जाएगा, वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा। अगर यही पर्सनल चीज हो, तो ये कैपिटल एसेट में आएगा। यानी कि अगर एक एसेट बिजनेस एसेट हो, उस पर गेन लॉस आएगा तो बिजनेस में जाएगा। अगर वही एसेट पर्सनल हो तो उसके ऊपर गेन लॉस आएगा तो वो आपका कहाँ पे जाएगा? आपकी कैपिटल गेन में जाएगा। जी मिस्टर आमिर। जी सर। हजरत बिलाल क्या हो गया आपको? अतीक भाई ने क्या दिखा दिया, अतीक और रहमान ने आपको? सर सॉरी, थोड़ा सा बिगनर टाइप वाला क्वेश्चन है, लेकिन सर ये स्टॉक जो यहाँ पर है, ये बेसिकली वो स्टॉक्स एक्सचेंज में जैसे शेयर्स ना होते हैं वो वाला? ना मेरे भाई वो नहीं। स्टॉक का मतलब है एनीथिंग यू बॉट फ्रॉम द मार्केट विद द इंटेंशन टू सेल इन द मार्केट टू एनी पर्सन with the intention of making profit. Anything bought from the market with the intention of resale and making profit. ये क्या है? ये स्टॉक इन ट्रेड है। वो जो आप स्टॉक बात कर रहे हैं, स्टॉक एक अमेरिकन वर्ड है, अमेरिकन टर्म है, जिसका मतलब होता है शेयर। शेयर बेसिकली आपका ब्रिटिश या यूके आपकी टर्म है। बात को फॉलो कर रहे हैं संगीन? यस सर, थैंक यू। मैं लैपटॉप का काम करता हूँ, लैपटॉप लेके बेचता हूँ, तो मेरे लिए लैपटॉप स्टॉक है। आप ये माउस का काम करते हैं तो आपके लिए माउस स्टॉक है। एक बंदा मोबाइल का काम करता है उसके लिए मोबाइल स्टॉक है। एक बंदा एसी का काम करता है उसके लिए एसी स्टॉक है। तो ये जो सर चीज वो आप देख के उर्दू बेचें में वो अगर हम कहें जखीरा जो बेसिकली है, कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना जखीरा, लाइक वो बंदे ने जो अपनी एक स्टोरेज बनाई होती है। खीरा लाजमी तो नहीं रीसेल के लिए हो, लेकिन इसमें रीसेल भी होगी इंटेंशन और प्रॉफिट भी होगा इंटेंशन। स्टॉक तभी कहलाएगा। ठीक है। ओके सर। अच्छा, स्टॉक में कुछ और चीजें और क्लासेस में शामिल नहीं है। कौन सी? मूवेबल हो एंड पर्सनल हो। कौन सी चीजें? मूवेबल प्लस पर्सनल। ये चीजें भी कैपिटल एसेट के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट के साथ, इस एक्सेप्ट के साथ ये एक्सेप्ट था, फिर इसके साथ उसने कहा एक्सेप्ट, यानी कि हर पर्सनल प्लस मूवेबल जो है वो उसने तो निकाल दिया, लेकिन उसने कहा नहीं, एक्सेप्ट थिंग्स मेंशन्ड इन 38.5। जो 38.5 में मेंशन्ड है वो निकाल दी। नेगेटिव में से एक और नेगेटिव निकालने पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि मींस थिंग्स मेंशन्ड इन 38.5 आर कैपिटल एसेट्स। समझ लगी? इसको पढ़िएगा मैंने क्या लिखा है सारे लोग। सर जो सेक्शन 38(5) में मेंशन जो भी चीजें है वो कैपिटल एसेट्स में आती है, वो एक्सक्लूड नहीं है। शाबाश, वो भी दिखाता हूँ। लिक्विड एसेट भी नहीं भाई, कैपिटल एसेट और लिक्विड एसेट, सॉरी, एसेट्स की आगे नस्लें हैं, कैटेगरीज हैं। पाकिस्तान में वो करंट और नॉन करंट है, उसके अलावा कोई कैटेगरीज नहीं है। करंट समझे कि वो होते हैं जिनको आप एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड वो होते हैं जो रेडी टू कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी कि मेरे पास अभी बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, मेरे पास फर्ज करें कि कोई और ऐसी चीज पड़ी हुई है जो मैं कल जाके मार्केट में सेल करूं तो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसे एसेट कहते हैं लिक्विड एसेट। लेकिन कैपिटल तो वो पैसे हैं जो कारोबार के ओनर ने कारोबार में इंजेक्ट किए हुए हैं। कैपिटल इज समथिंग डिफरेंट एंड लिक्विड एसेट इज समथिंग डिफरेंट।
कैपिटल में लिक्विड एसेट कभी भी कैपिटल का हिस्सा नहीं होते, दोनों डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है। अच्छा Yes. सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें कुछ एग्जांपल से बताएं ताकि हम समझ पाएं। मैं अब पहले एक दफा 38.5 दिखाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम इसको क्लियर करते हैं। जब सर हम 38.5 में आए मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हमें मिला, ये चीजें, ये फिर कैपिटल एसेट हुई कि ना हुई? Yes, sir, ये कैपिटल एसेट्स है बेसिकली एज पर शाबाश, दिस। शाबाश, ये कैपिटल एसेट है। अब सर कैपिटल एसेट है तो आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, अभी समझ आ जाएगी, समझ लीजिएगा। स्टॉक इन ट्रेड है, इसके ऊपर टैक्स होगा और आप बिजनेस की हेडिंग के अंदर बिजनेस के रेट पे टैक्स देंगे। डेप्रिशिएबल एसेट ये एक्सपेंस के तौर पे होता है, लेकिन बिजनेस में गेन या लॉस आ जाए तो ये भी बिजनेस के रेट पे टैक्स देना होता है। पर्सनल प्लस मूवेबल, उनके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता। कौन कौन चीजों पर नहीं देना होता? फर्ज कीजिए, मिसाल देता हूँ, मेरी कार है, मेरे पास फर्ज करिए पिस्टल है, मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, फर्ज करें मेरे पास प्रिंटर है, मेरे पास फर्नीचर है, मेरे पास कोई और ऐसी चीज है जो इन चीजों के अलावा हो और वो मूवेबल हो और वो मेरी पर्सनल नेचर की हो, उस पे गेन हो, तो गेन टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन इन चीजों के ऊपर अगर गेन हो गया, तो मैंने आपको दो स्लैब बढ़ाए थे, एक सैलरी वाला और एक सैलरी के अलावा वाला। तो जो अदर देन सैलरी है, अदर देन सैलरी, उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, टैक्स देना होगा। और ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर हम, अच्छा मैं बताऊं माजरत के साथ, बड़े सारे ऊपर असरात हैं जिनको ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन भी नहीं पढ़ते या कुछ भी नहीं करते, बस रिटर्न के अंदर ज्वेलरी जीरो की। वो भाई कल को जब गेन मालूम करना होता है ना, तो गेन का फार्मूला क्या होता है वो बताता हूँ। गेन इज इक्वल टू, गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। मतलब ये, अगर आपने एक चीज 200 की बेच दी, आपने खरीदी थी 100 रुपए की, तो 100 रुपए का गेन आ गया। इसके ऊपर सैलरी के अलावा जो दूसरा आपको रेट मैंने बढ़ाया था, उस रेट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज, यानी कि अगर एक बंदा शरीफ आदमी रिटर्न में 0 रुपए की चीज को रिपोर्ट कर दे, तो अब गेन कितना आएगा, अब गेन कितना आएगा अगर वो 0 रुपए की शो कर दे, तो सर अब गेन आएगा उस बंदे का, अगर हम देखें तो उसका जो गेन आएगा वो 200 रुपए आएगा। 200 पे टैक्स देना पड़ेगा। मुझे ये बताओ, तो 200 पे टैक्स देना सही है या 100 रुपए पे टैक्स देना सही है? क्या ख्याल है आपका? 100 रुपए पे सर। क्यों? सर कम टैक्स आएगा। शाबाश, मान लो कि टैक्स का रेट 10% हो, तो यहाँ पे 10 रुपए बनेगा और यहाँ कितना बनेगा? 20 रुपए। मीनिंग देयर बाय ये वो एसेट्स हैं जिनको रिटर्न में लिखते हुए हमने कान खड़े करके सोचना है कि ये अगर रिटर्न में लिख दिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक साल लिखते हैं, अगले साल डिलीट कर दिए, बस कोई मसला ही नहीं। जब नोटिस आता है फिर भाग कहते हैं सर ये क्या हो गया है। ओ भाई, जब आपने डिलीट किया था तो आपने गेन के ऊपर टैक्स देना था, क्यों नहीं दिया? ठीक है, तो वो देना पड़ेगा। यू आर फॉलोइंग माय पॉइंट? यस सर। लेकिन ये चीजें, ये वाली चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं है। कानून ने ये चीजें नहीं दी, ये मैंने आपको अपने पास से लिख के बताई हैं। ये चीजें कानून ने नहीं दी। कानून ने कहा ये कैपिटल एसेट होते हैं, तो पहले उसने कहा पर्सनल मूवेबल को निकाल के वो चीजें जो 38.5 में वो कैपिटल एसेट है। तो फिर इसका मतलब सर ये तो है, बिल्कुल है। फिर इसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं है कैपिटल एसेट में, तो वो ऐसी चीजें हैं। और भी कुछ चीजें आप निकाल सकते हैं इसके अंदर ना हो, तो उसके ऊपर गेन टैक्स नहीं देना होगा। तो ये चीजें बाकी लिखने में हमें समझो ज्यादा लिखनी चाहिए, हमें लाजमी तौर पे लिखनी चाहिए, लेकिन उसकी नेचर क्या हो, मूवेबल भी हो, पर्सनल भी हो। इसमें हम फिर प्रैक्टिकली हम लैंड की बात कर रहे होते हैं, लैंड की बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर कैपिटल गेन आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आप जो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं वो आ रहा होता है। नंबर 3 पे
आपके ये वाले एसेट जो 38.5 वाले हैं, इनके ऊपर आपका गेन लॉस आ रहा होता है। नंबर 4 पे आपके गेन लॉस आता ही नहीं है, यानी कि जो मूवेबल हो प्लस आपके पर्सनल हो और नॉट मेंशन्ड एंड नॉट मेंशन्ड इन 38.5 हो। जी, शेयर्स के ऊपर हम कहते हैं सर गेन टैक्स होता है, लैंड के ऊपर होता है। वैसे बता रहा हूँ 38.5 सालों के ऊपर होता है। क्या लोग मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? यस जी सर, सर। लेकिन ये लास्ट कैटेगरी जो आपने बताई सर, इस पे तो नहीं होता, जो 38.5 में नहीं, मेंशन नहीं है, इस पे तो नहीं वो होता। तो सर मैंने चीख चीख के बताया कि नहीं होता। सवाल क्या है उस पे? मैंने कहा एसेट की 4 कैटेगरियां, 3 पहली पे होता है, अगले एक पे नहीं होता। कोई एक आधा क्वेश्चन करें फिर इसका। यस सर, कर सकते हैं। जी सर। ताकि थोड़ी तसल्ली हो जाए ना हमें। लो जी मेरे प्यारे दोस्तों, लीजिए जी। शेयर्स को नहीं, मैं इसको पढ़ता हूँ। मिस सालिया, ये क्यों बंद क्यों हो रहा है? Miss Salia, a resident person, she disposed of the following assets during the tax year 2025. A painting which she inherited from her father. अपने अब्बा जी से उसको एक प्रॉपर्टी मिली, किसको? सालिया को। वो उसने बेच दी 12,50,000 की। द मार्केट वैल्यू ऑफ द पेंटिंग एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस, जिस वक्त उसको उसके अब्बा जी से मिली थी वो चीज, वो कितने की थी? 15,50 की। उसके अब्बा जी ने वो प्रॉपर्टी कितने की, पेंटिंग कितने की खरीदी थी? उसने खरीदी थी 10 लाख रुपए की। ये बात समझ आ रही है, ये सिनेरियो? जी सर। और भाई नहीं पढ़ना तो बता दो, बस कर देते हैं, थक गया हो तो। नो सर, पर क्या समझ आई है यहाँ तक? सर सालिया ने मतलब ये पेंटिंग बेची, वो 12,50,000 की बेची। उसके अब्बा जी ने उसको पेंटिंग, जब उसके अब्बा जी ने खरीदी थी 10 लाख की खरीदी थी, जिस वक्त उसको मिली वो 15,50 की बिक सकती थी। अब इसके ऊपर अगर कोई आपसे राय लेने आए तो इसको सर हम कैसे बताएं, इसके लिए टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है? मैं आपको बोल के जुबानी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वहां पे जाकर बताता हूँ। याद रखिएगा, जब कोई चीज आपको जितने की मिलती है ना, जिस वक्त मिलती है, तो हमने उसको नहीं देखना होता, हमने ये देखना होता है कि उसके अब्बा जी ने कितने की ली थी और अभी बिकी कितने की। दोनों का जो फर्क होता है गेन होगा। लाइक सिंस सालिया इनहेरिटेड पेंटिंग फ्रॉम हर फादर, सालिया को पेंटिंग क्योंकि उसके अब्बा जी से मिली है, द ओरिजिनल वैल्यू एट हर फादर ओरिजिनली परचेज द पेंटिंग वुड बी ट्रीटेड एट इट्स कॉस्ट। अजीब सी बात की सादा लफ्जों में बता दूं कि वरासत वाली चीजों के ऊपर ये चीज अप्लाई होती है कि जो वरासत की चीज देने वाला है उसने कितने की खरीदी थी। हेंस द कॉस्ट विल बी दिस। सेल प्राइस 12,50, खरीदी कितने की हुई थी? 10 लाख की। फर्क कितना आया? 2.5 लाख। 2.5 लाख के ऊपर टैक्स देना होगा। लेकिन सर ये एसेट में आता है? यस। अगर आप जाएं तो यहाँ पे 5 में सबसे पहले लिखा हुआ है ये वाली चीज आपकी है पेंटिंग, ये बोला और ये कैपिटल में आता है। लोगों में आपको क्लियर हुआ जी? जी सर, क्लियर हो गया। लोगों को यस सर। चले, she sold jewelry of rupees 30 लाख which was purchased by her husband in मार्च 2021। उसके खावंद ने एक ज्वेलरी खरीदी थी कितने की? मार्च में 13 लाख की, और अभी उसने बेच दी 30 लाख की।
और उसके खामद ने वो जो चीज थी उसको गिफ्ट कर दी थी। क्या खामद रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है? यस किसी सर। का तो आता है। जी सर आता है। तो जब उसको उसने गिफ्ट की होगी उसके खामद ने इसको, क्या इसको टैक्स लगा होगा? सर पर नहीं लगता अगर रिश्तेदार से मिला हो। शाबाश, नहीं लगता। तो क्या ये जो ज्वेलरी है ये एसेट की डेफिनेशन में कवर है? यस सर। इस एसेट की डेफिनेशन में मौजूद है सर। इस पे कैपिटल गेन जो होगा उस पे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा? यस सर, इस पे देना पड़ेगा। शाबाश। फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर देना पड़ेगा तो फिर इसने क्या खरीदा था? सेल प्राइस 10 लाख मैं रुपीज सर। शाबाश, 3 लाख। ये लो जी, पढ़ लो। डन। यस सर। अब ये वाला पॉइंट पढ़ो, दरम्यान वाला छोड़ दो, ये पढ़ो। ऑन 20 अक्टूबर 2024 she sold a dining table to Fahim for rupees 18,000 which she was purchased for rupees 15,000। ठीक है, अब इसका बताओ, ये पर्सनल है, यस सर, मूवेबल है, पर्सनल लिखा हुआ था वहां पर और मूवेबल भी है। फिर इस पे टैक्स होगा? नो सर, इस पे नहीं होगा क्योंकि ये 38(5) में नहीं है इंक्लूडेड। शाबाश, लो तमाशा देख लो फिर। पढ़ो। यस सर, नो कैपिटल गेन लॉस will arise as any movable property held। शाबाश, पढ़ते हैं, इसको पढ़ो। आरिस सोल्ड हिज पर्सनल व्हीकल्स, अपनी 2 जाती गाड़ियां किसने बेच दी? आरिस ने। ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,50,000। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी एंड गेन एंड लॉस। आपका क्या ख्याल है? सर पर्सनल व्हीकल है, मूवेबल है और 38(5) में इंक्लूडेड नहीं है तो इस पे टैक्स नहीं होगा। पढ़ो। जी सर यहाँ भी यही मौजूद है कि पर्सनल यूज वाले एसेट्स जो है वो डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट से एक्सक्लूडेड है, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा लिहाजा। सर ये जो टैक्स की अथॉरिटीज ये डिटरमाइन कैसे करेंगे कि ये एसेट जो है ना उसने पर्सनल यूज के लिए था और ये कैपिटल गेन के लिए था? ये तो आपको साबित करना पड़ेगा ना, आपको साबित करना पड़ेगा कि ये मेरा मैं इसको पर्सनल यूज कहा जाता है। पर्सनल नाम पे होगा, वो तो कोशिश करेंगे टैक्स लगाने की। सर ये इसमें एक सवाल है, जो गाड़ियां हम लेते हैं जैसे स्पेसिफिकली जो ट्रक्स होती है लाइक रीवो वगैरह, सर इसकी अक्सर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बचाने के लिए इसमें कमर्शियल रजिस्ट्रेशन भी होती है, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन भी होती है। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन महंगी होती है, कमर्शियल वाली उसी की हाफ प्राइसेस पे होती है। तो अक्सर लोग प्राइवेट यूज के लिए भी लेते हैं लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन कमर्शियल नंबर उसके लिए ले लेते हैं। तो सर वो फिर क्या मेरे उसको बच्चे बेचते इसमें, वक्त। और इसमें बड़ी लंबी साइंसें हैं, इसको आप दो दो जगह से खेल रहे होते हो लोग, इसका डेप्रिसिएशन बिजनेस में चार्ज कर रहे होते हैं, मजे पर्सनल ले रहे होते हैं। ठीक है, तो सेल करते हुए अगर उसका आप पर्सनल नंबर आपने ऑफिशियल लगाया हुआ है और डेप्रिसिएशन भी आप चार्ज करते रहे, तो फिर आप उसको पर्सनल ट्रीट नहीं करेंगे, ऑफिशियल करेंगे। लेकिन उसमें ये समझे थोड़ा टैक्स प्लानिंग है इसके ऊपर। मैं अगर आपको कहूँ ना कि एक चीज आप बिजनेस के नाम पे रखते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन भी वहां पे चार्ज ही करेंगे। तो फिर उसको आप ये नहीं कि जब वो आप करेंगे कि नहीं यार ये तो मैं आप इधर पर्सनल थी, मैंने गलती से लग गया था, गलती का कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि उसमें लोग खेलते क्या है कि बिजनेस के नाम पे गाड़ी लेते हैं, चलाते खुद हैं, मजे खुद लेते हैं, डेप्रिसिएशन भी बिजनेस की, बस उसके बाद जब वो एंड पे चीज खटारा हो जाती है बिजनेस को वापस कर दी। बात समझ रहे हैं? यस सर। तो ये होता है, बिल्कुल आप जी सही सर। फरमा क्योंकि रहे हैं। सर रिवो सर जितनी भी रिवोज आपको या वीगोज आपको रोड पे मिलेंगी वो सारी कमर्शियल नंबर्स पे ही होती है। लाइक 80% गाड़ियां कमर्शियल नंबर पे होती है, बेशक पर्सनल यूज की भी हो। आपको बड़ा पता है, मैं 2 नंबरी करते तो नहीं रहे हो।
लोगों को मशवरे देते रहे हो। सर सभी करते हैं। अच्छा, ये करते रहो फिर, ये भाई सही जा रहे हो। नहीं सर, अच्छा, वो वीगो वालों से डर लगता है ना, इस वजह से। वो सुन भी लेते हैं इधर बैठे हुए भी। Assume that today is 30 December 2025. In the tax year 2024, Mr. Usman, 16 years old, inherited a 1300cc car valued at 6 million upon death of his father. Furthermore, during the tax year, Usman opened a mobile shop and earned income of rupees 5 lakh. Under the Principal Income Tax Ordinance, discuss, बताना नहीं है, डिस्कस करना है, मगर वो कैलकुलेशन नहीं करनी। डिस्कस द चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स फॉर द Usman in the tax year 2018. Also discuss whether the Usman is required to file income tax return for the tax year or not. नहीं जी, ये मिक्स है डिफरेंट सेक्शन के अंदर, लेकिन ऐसे ही चलो पढ़ लेते हैं इसको। क्या ख्याल है आपका? पढ़ तो लेते हैं एक सर। बड़ा सर ये गाड़ी पे तो नहीं होगा, लेकिन मोबाइल शॉप से जो प्रॉफिट आया है वो 5 लाख उस पे तो होगा। नहीं, कानून तो कहता है कि 6 लाख से कम हो तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। 6 लाख से प्रॉफिट कम हो तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। यस वो चीज तो है। बिल्कुल यस सर। अच्छा चलें। Usman, a minor for tax year 2015, earned income after 5 lakh. Consequently, this income shall be charged tax as the income for this period. अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसकी रिटर्न जो है आपका सेक्शन 116 कहता है कि ये उस्मान जिस बंदे के साथ अपने पेरेंट्स में से जिसकी इनकम हाईएस्ट होगी उसके साथ इसकी इनकम को शो किया जाएगा, ठीक है, जाती तौर पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप याद रखिएगा, कहता है कि आपका जो ऑर्फन होता है और 20 साल से कम होता है, ठीक है, उसकी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। कि आप उसका एक वालिद मार के, अगर उसकी वालदा जिंदा है तो उसके साथ रिटर्न फाइल करनी होगी, ठीक है। वालदा भी नहीं है तो इसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन द सोल रीजन फॉर हिज एप्लीकेशन अंडर द ओनरशिप ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है, अगर 1000 सीसी से अबव है और उसकी रिटर्न, याद रखिएगा कि सेक्शन 14 में ये भी लिखा हुआ है, अगर आप 1000 सीसी से ज्यादा वो रिक्वायरमेंट है तो फिर आप याद रखिएगा कि आपको रिटर्न फाइल करनी लाजिमी होती है। लेकिन ऐसा है कि उस्मान बीइंग ऑन फॉन having age of 16 years is not required to file an income tax return. क्योंकि आपकी अगर सिर्फ गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, ये वाली सेक्शन फिर साथ देता है जाके सेक्शन 114। पहले कहता है 1300 और 1000 से ऊपर है तो रिटर्न फाइल करें, फिर वो कहता है कि ये रिटर्न इसलिए फाइल करनी है, मतलब एक गाड़ी भी है, इनकम भी है, फिर तो रिटर्न लाजमी फाइल करनी है। इनकम भी 6 लाख से ऊपर है तो रिटर्न तो मैंडेटरी होगी। अगर इनकम है ही नहीं और 1000 से ऊपर गाड़ी है तो कानून में है कि अगर सिर्फ ये कंडीशन हो तो ऑर्फन के लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। ये अगर आपको पढ़ना हो ना तो सेक्शन 114 का 1 और 2 और 3 इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपको फाइल करनी पड़ेगी। ये डिलीट हो गया, ये इसने ऐसे डाला हुआ है। बात को समझा कि नहीं समझे? सादा ऑर्फन के लिए 25 साल से नीचे रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है, लेकिन ऑर्फन की भी टैक्सेबल इनकम होगी तो रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। लेकिन ऑर्फन के लिए सिर्फ गाड़ी की बेस पर रिटर्न फाइल करना भी लाजमी नहीं है, प्लॉट की बेस पे भी रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है। जी सर। जी सर। भाई देर आर हेल ऑफ थिंग्स, ठीक है। कोई और बात शायद करें जी, और पढ़ें। सर ये मेरे और ख्याल में पढ़ेंगे बात। कैपिटल गेन्स तमाम कवर हो गए इससे। ये चीजें कैपिटल गेन के ऊपर भी, मैं सच्ची बात है, ये अभी यहाँ पे शायद नहीं बैठे हुए कि कुछ जो लोग मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है कि ये मैं 5 क्लासेस में करवाता हूँ, 2-2 घंटे की 5 क्लासेस, 4 क्लासेस तो कहीं भी नहीं गई। लेकिन वो आप लोग का वो उतना नहीं है ना, आप लोग की ना पार्टिसिपेशन होती है ना आप लोग उसमें वो मुनासिब समझते हो कि आप उतना डिटेल में जा जाए, जो सच्ची बात है। आपको लास्ट टाइम मैंने कहा कि ये तो आप लोग के ऊपर है कि आप लोग कितना सीखना चाहते हैं, ठीक है। कैपिटल गेन तो ये एक नहीं है, ये तो भी मैंने एक डेफिनेशन बढ़ाई और 2-4 एग्जांपल्स करवा दी। अभी इसके ऊपर सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर मैं बैठ जाऊं कि प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन कैसे मालूम होता है, प्रॉपर्टी के ऊपर एडवांस टैक्स क्या होता है, बाय करने के ऊपर क्या होता है, सेल करने के ऊपर क्या होता है, फाइलर क्या होता है, लेट फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है,
फिर उसमें से 10th शेड्यूल को लिंक करूं, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे यार वाकई चीजें हैं। बिल्कुल सर। ये तो हस्बे जायका आपको सिलेबस दी जा रही है जितना आप सीखना चाह रहे हैं। कोई है जो कहता है जी मैं सर बढ़ाएं डिटेल में आए सामने मेरे और अपना हिसाब सब बना दे कि मैं ये पढ़ पढ़ के आया हूँ सर ये चीजें। मुझे आज तक किसी एक बंदे ने सवाल नहीं किया सर पिछली क्लास में से ये क्वेश्चन है सर, ये हम पढ़ के आए हैं, ये आपसे मजीद मुझे कंफ्यूजन है, ये गाइडेंस चाहिए, ये इसके ऊपर क्लियर करें। कभी भी नहीं हुआ। जी आमिर साहब, इतना तो नहीं है कि मैं एक चीज पढ़ाऊं और सारा ही समझ आ जाए, कंफ्यूजन तो होती है ना इंसान को, कि नहीं हुई कभी हमें? सर क्लियर हो जाता है। सही है भाई, आप लोग तो बड़े फनकार हो फिर। सर बेसिकली इशू ये है कि हमारे साथ टाइम कम है, तो अगर हम इतने टाइम में ये कवर करना चाहे भी नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके टाइम की वो और वो जो है ना, आप समझे कि आपके जो गोल्स में भी फर्क है। जो सच्ची बात, जो मेरे पास यहाँ पढ़ने आते हैं उन्होंने पेपर नहीं देना होता, वो आके बैठे होते हैं, वो कहते हैं सर आप, ऐसा भी होता है कि एक क्लास 3-3 घंटे हो जाती है और वो उनको मैं कहूँ ना हाँ जी बस कर, नहीं नहीं सर आप कंटिन्यू करें। अच्छा उनका ना कोई पेपर है ना कुछ है, वो सीखने आए, उनको सिर्फ सीखना है। अब यहाँ पे आप क्यों बैठे हुए हैं, कभी भी आप इस टाइम ना क्लास में बैठे, हालांकि मेरी क्लास आपको पता है 9 बजे स्टार्ट होती है, अभी हमारी 4 क्लासेस चल रही हैं, अभी 4 क्लासेस भी इस टाइम कंडक्ट हो रही है मेरे, ये मैं तो आपके साथ बैठा हुआ हूँ ना, जो हमारे डिफरेंट टीचर्स और ट्रेनर कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक सर है। बस एक हम मिनट, कोशिश। बस 1 मिनट दीजिएगा, ये वही मेरा $10,000 वाला। अच्छा जी, जी सर। सर मैं कहना ये चाह रहा था कि बेसिकली हमारे साथ अभी 2-3 क्लासेस रह रहे हैं, तो हम थोड़ा सा अगर कंक्लूड कर ले कि टेक्स्ट का थोड़ा सा हमें आइडिया एट द एंड हो, डिटेल में तो हमने हेड सर हम बहुत एक ज्यादा काम पढ़े। करते हैं, सुनो एक काम करते हैं, अगली एक क्लास कंडक्ट करते हैं जिसके अंदर हम एक ग्रैंड रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है उसके ऊपर एक ग्रैंड रिवीजन करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पेपर का भी आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, ताकि उनको आप देख लें, ठीक है। तो अगली एक क्लास हम कंडक्ट कर लेते हैं अगले वीक में, उसके ऊपर मैं प्री प्लान अपना वो कोर्स कंटेंट भी फाइनल करके रख लूंगा कि ये चीजें हमने पढ़ ली हुई हैं, उनको रिवाइज करवा दूं, फिर आपको पेपर का भी आइडिया दे दूं। पेपर मैं उस वक्त तक बना ही लेता हूँ ताकि आपको फिर मैं बता सकूं कि यार इस तरह का हो सकता है। क्या फरमाते हैं आप लोग? सही है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। चलें फिर जैसे अगली आपको क्लास, मुनासिब लगे सर। नहीं अगले बुध में ना, मैं बुध तक पेपर आपका तैयार कर लूंगा। वो कितने का होना है अभी जो मिड है, तो उसको तो मैंने उसी हिसाब से आपको नंबर भी दिए, आपको पता होगा कि जो आप लोगों ने 30 बताए थे, मैं नंबरिंग भी उस हिसाब से मैंने कर दी थी ना। तो अगला जो है ना, आप कितने नंबरों का फिर होगा मिड और मेरे पास कितने नंबर होंगे, 20 होंगे ना? यस सर 20 आपके साथ होंगे, और वैसे फाइनल्स तो हमारे 60 के होंगे, अभी तो फाइनल सर 50 के रह जाएंगे। टोटल 100 नंबर होंगे ना इस पेपर के? हाँ सर टोटल 100 नंबर यस सर। होते हैं, इसमें 20 का मिड होता है, 20 के आपके साथ होते हैं और नहीं 60 नहीं, का वो मैंने फाइनल। वो हमने उसको 30 का कर दिया था, मैं आपको बताता हूँ, अभी वो मिड को हमने 30 का कर दिया था, आपको पता ही है 30 के हिसाब से किया था। 20 मेरे वाले गए, बाकी रह गए 80, 30 वो हो गया। अभी हमारा जो फाइनल बनेगा वो 50 का बनेगा, ठीक है। तो उसमें से आप लोग के जो है ना, वो सब लोगों ने क्लासेस ज्वाइन कर ली ना, वो जो क्लास का लिंक भेजा था मैंने? यस सर तकरीबन ज्वाइन कर लिए, अगर कोई रह रहा तो मैं उसको नोटिफाई कर दूंगा। भाई उनको बता दो, क्योंकि मैंने अभी नंबर वो अलाउड करने आए, रात को बैठ के आज ना किए कल कर दूंगा, तो ये ना जिन लोगों ने ना किए वो तो दोबारा मेरे से नहीं होते। जिन लोगों के पेपर रहते हैं ना, फर्ज करें वो एक तो लोग थे जो कहते थे सर हमारे नंबर नहीं लगे, उनके पेपरों में से मैं देख लूंगा वो कहीं क्लास अगर उन्होंने ज्वाइन कर ली है तो फिर तो उनके नंबर लग जाएंगे। अगर क्लास ज्वाइन नहीं की, क्योंकि उनका ऊपर या तो रोल नंबर उन्होंने लिखा होगा या नाम नहीं लिखा होगा, कोई ना कोई मसला होगा जिसकी वजह से वो नहीं लगा होगा। बात को फॉलो कर रहे हैं? ओके सर। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। अल्लाह बहुत हाफिज। बहुत थैंक शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम थैंक वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज।